हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 10 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, रिलैक्स होकर सेशन को देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आप सभी को पता है कि रिसेंटली 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कल या परसों के सेशन में हमने डिस्कस किया था। 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया और यहां पर 2026 के लिए मेजबानी सौंपी गई है इंडिया को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो अगले साल 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, आयोजन किया जाएगा इंडिया में। और इस बार का 2025 का कहां पर आयोजन किया गया? तो इस बार आयोजन किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यहां पर सभी देशों ने नेक्स्ट ईयर की अध्यक्षता के लिए इंडिया के नाम को सपोर्ट किया था। तो 2026 की जो मेजबानी है वो दी गई है इंडिया को। ठीक है, 2026 में इंडिया इसे होस्ट करेगा। और इसी के साथ साथ 2028 में कॉप 33 है ना, जो कि कॉप की बैठक होती है। अभी तो 29th बैठक कॉप 29 लास्ट ईयर अजरबैजान के बाकू में आयोजित की गई थी। जलवायु परिवर्तन पर यह सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। तो कॉप 29 2024 में आयोजित किया गया था अजरबैजान के बाकू में। अब यहां पर इस चीज के लिए भी इंडिया को सपोर्ट किया गया कि 2028 में कॉप 33 की जो मेजबानी है वो इंडिया को दिलाई जा सके। तो इसके लिए भी इंडिया को सपोर्ट किया गया। अभी मिली नहीं है मेजबानी इंडिया को, इंडिया अध्यक्ष नहीं है, मेजबानी अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि हम मेजबानी करेंगे। लेकिन यहां पर ब्रिक्स की समिट में हमको सपोर्ट किया गया है इसके लिए कि कॉप 33 जो कि 3-4 साल बाद होगी उसकी मेजबानी इंडिया को मिल सके। ठीक है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समझ में आ गया। यह आयोजन किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और आपको पता है 2024 में ब्रिक्स समिट कहां आयोजित की गई थी? 2024 में ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था रशिया के कजान में। तो 3 साल के आपको पता चल गए, 2024 रशिया, 2025 ब्राजील और 2026 में आयोजित किया जाएगा इंडिया में। ब्रिक्स जो संगठन है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने 4 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी शुरुआत में। तब इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश मेंबर थे। 2006 में इन्होंने अनौपचारिक रूप से इसकी स्थापना की, लेकिन इसकी स्थापना 2009 में मानी जाती है जब इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था रशिया में ही। तो ट्रेड, इकोनॉमी और ग्लोबल चेन पर चर्चा करने के लिए इसकी समिट आयोजित की जाती है हर साल ब्रिक्स की। पहले ब्रिक था 2010 में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जुड़ा और यह संगठन हो गया ब्रिक्स। वर्तमान में ब्रिक्स में हमको टोटल मेंबर देखने को मिलते हैं 11। वर्तमान मेंबर संख्या कितनी है? 11। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 पहले से थे। इसके अलावा इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये मेंबर हो गए ब्रिक्स के। वैसे हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली समिट 2009 में हो गई रशिया में, 2024 में रशिया के कजान में ही हुई थी। 17वीं समिट इस बार हुई है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के लिए कैसे प्रॉब्लमेटिक है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, किसी भी देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ और इसके अलावा डेवलपमेंट को बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे इफेक्ट करती है, इसके प्रति देशों को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 11 जुलाई को हर साल ये डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, सबसे पहली बार 1987 में 11 जुलाई को पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 5 बिलियन हो गई थी। और इसी डे की याद में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की घोषणा की थी।
और ये डे हर साल 11 जुलाई को तब से 1989 से बनाया जाने लगा। आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये एक इंडेक्स भी जारी करता है जो कि एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। हम तो डे की बात करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। 2025 में थीम क्या थी? तो एम्पावरिंग यूथ यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वेंट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। 2025 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है, कल मनाया जाएगा 11 जुलाई को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन की यह संस्था काम करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1965 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, यूएसए में। अगर हम पॉपुलेशन का डेटा देखते हैं वर्तमान में, तो पूरे वर्ल्ड में 2025 तक जो जनसंख्या है वो ऑलमोस्ट 8.23 अरब पॉपुलेशन देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में अभी 2025 में। इंडिया का भी डेटा आया था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, और इन्होंने बताया था कि अप्रैल 2025 तक इंडिया की जनसंख्या 146 करोड़ हो गई है वर्तमान में। अप्रैल 2025 तक 1.46 अरब इंडिया की पॉपुलेशन है अप्रैल 2025 तक। 2011 का हमारा जो सेंसस आया था उसमें हमारी जनसंख्या थी 121 करोड़ लगभग। जामाता अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? देखिए जामाता, ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में माता पिता वाला वर्ड नहीं है। जापानी भाषा में जामाता को कहा जाता है फिर मिलेंगे। तो ये जो जामाता एक्सरसाइज है, इसका आयोजन भी इंडिया और जापान के मध्य में ही किया जाएगा। आंसर हो जाएगा आंसर सी। इंडिया और जापान के मध्य में एक मैरीटाइम कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। वैसे ये अभी किया जा रहा है, हर साल ये कंटिन्यू नहीं होता। जैसे इंडिया और जापान के मध्य में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज आयोजित की जाती है, बहुत बार हमने इसको पढ़ा है। ऑफिशियली धर्म गार्जियन ये हर साल आयोजित होती है, तो इस तरीके से ऑफिशियली आयोजित नहीं होती जामाता नाम की एक्सरसाइज, लेकिन इस साल इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इंडिया और जापान के मध्य में जामाता मैरीटाइम एक्सरसाइज है। आयोजन भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि इंडिया की है और जापानीज कोस्ट गार्ड, इन दोनों के मध्य में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, एक ट्रीटी हुई थी दोनों देशों के मध्य में 2006 में, इंडिया और जापान के मध्य में एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों में मैरीटाइम पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, और इस एग्रीमेंट के तहत ही जामाता एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। हर साल नहीं होती है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि किन दो देशों के मध्य में मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो इंडिया और जापान के मध्य में दोनों जो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज के रूप में से जाना जाता है, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की यहां पर बात करें, क्योंकि यही जापान की कोस्ट गार्ड के साथ इस एक्सरसाइज को कर रही है। तो भारत का तटरक्षक बल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, हालांकि ऑफिशियली इसने काम शुरू किया 1978 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और परमेश शिवमणि वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, याद रखना चाहिए आपको। हाल ही में चर्चित कलादान प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो कलादान प्रोजेक्ट ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है दो देशों के मध्य में, इंडिया और म्यांमार के मध्य में। दोनों देशों के मध्य में, इंडिया और म्यांमार के मध्य में ट्रेड को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य कलादान प्रोजेक्ट का, इंडिया और म्यांमार। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो हमारे शिपिंग मिनिस्टर है, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने अनाउंस किया है कि इस प्रोजेक्ट को हम 2027 तक पूरा कर लेंगे। अभी इस पर काम चल रहा है, अभी से बनाया जा रहा है इंडिया और म्यांमार के मध्य में। 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगी और इससे ट्रेड इस प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर दिया जाएगा। समझना पड़ेगा, हमको लोकेशन देखनी पड़ेगी और पूरा समझना पड़ेगा कि क्या है। तो पहले फुल नेम देखो, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, दोनों देशों के मध्य में ट्रेड को बढ़ाने के लिए, दोनों देशों को आपस में जोड़ने के लिए।
किससे? समुद्र मार्ग, नदी मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों ही मार्ग से दोनों देशों का आपस में जोड़ा जाएगा और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। वाटरवेव्स के विकास के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए 1,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। स्टार्ट 2008 में हुआ था प्रोजेक्ट, साइन किया गया था एग्रीमेंट, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसके मामले को देख रही है। टोटल जो प्रोजेक्ट बनेगा ना, जिस हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, टोटल जो प्रोजेक्ट बनेगा कालादान प्रोजेक्ट, इसकी लेंथ होगी 856 किलोमीटर। सी रूट होगा, इस पूरा एक रूट बनाया जा रहा है, एक रास्ता है, मार्ग बनाया जा रहा है, तीनों को मिलाकर, चाहे वो समुद्र हो, नदी हो या सड़क मार्ग हो, तो पूरा एक रूट है। आगे मैं आपको मैप पर बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। पर यहां पर देखो पहले इसकी लेंथ कितनी है, 856 किलोमीटर का पूरा ये लेंथ होने वाली है। सी रूट होगा 539 किलोमीटर का, रिवर रूट होगा 158 किलोमीटर का और रोड रूट होगा 108 किलोमीटर का। अब देखिए होगा क्या, कोलकाता का पोर्ट है हमारा पश्चिम बंगाल में। अब आपको यहां पर मैप में इजीली समझ में आएगा, ये है हमारा कोलकाता। अब क्या होता है कि कोलकाता से मिजोरम तक आपको पूर्वोत्तर भारत में अगर सामान भेजना है ना, ट्रेड करना है, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। आप अगर ये वाला मैप देखो, यहां से अगर आपको माल भेजना है तो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है इस क्षेत्र को, है ना। चिकन नेक काफी सुर्खियों में रहता है। तो यहां से होते हुए आपको यहां तक माल भेजने के लिए आप देखिए कितना लंबा रूट आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा हो जाए कि आपको यहां समुद्री मार्ग से आप म्यांमार तक आओ और सीधा ये रूट ले लो, लगभग 800 किलोमीटर का जो गैप ज्यादा हो रहा है ना, वो कम हो जाएगा, है ना। तो यही प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो ऑल ओवर अगर हम देखें तो कलादान प्रोजेक्ट इसको नाम दिया गया है। भारत और म्यांमार के मध्य में प्रोजेक्ट है। पहले देखिए एक समुद्री रूट विकसित किया जा रहा है कोलकाता पोर्ट से लेकर, ये म्यांमार में जाएगा सितवे पोर्ट तक। आप इधर देखिए आपको समझ में आएगा, ये है सितवे पोर्ट, किसका है? म्यांमार। तो ये तो हो गया समुद्री मार्ग, पहली चीज। सितवे पोर्ट से म्यांमार में एक नदी बहती है जिसका नाम है कालादान नदी, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है कालादान प्रोजेक्ट, है ना। कालादान नदी के जरिए सितवे पोर्ट से पलेटवा, जो कि म्यांमार का एक प्लेस है, मैप पर देखो, यहां से आए आप, यहां पर ब्लू एक लकीर देखेंगे, आपको दिख पा रही होगी, तो अंदर हम जाएंगे और ये है हमारे पास पलेटवा। यहां तक ये जो रूट होगा कालादान नदी का होगा और पलेटवा तक हम नदी मार्ग से सामान को भेजेंगे। उसके बाद आगे का रूट जो होगा जोरिनपुई, इस प्लेस का नाम है, जो कि म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत में, भारत और म्यांमार की सीमा पर, यहां तक ये रोड रूट है म्यांमार में। और उसके आगे फिर आइजोल या मिजोरम की कैपिटल को जोड़ा जाएगा सड़क मार्ग से, और पूरा जो कोलकाता से माल है वो मिजोरम तक भेजा जा सकता है। तो सितवे पोर्ट से पलेटवा म्यांमार तक कालादान नदी के जरिए इनलैंड वाटरवे का यूज किया जाएगा नदी का। पलेटवा से जाएंगे हम जोरिनपुई, है ना, जो कि बॉर्डर पर है मिजोरम और म्यांमार में, इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर, यहां तक जाएंगे सड़क मार्ग से और फिर उसके बाद मिजोरम के अलग अलग प्लेसेस तक सड़क मार्ग से सामान को पहुंचाया जाएगा। यह है कालादान प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी फायदे, पहली चीज तो यह कि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है उसको हम डायरेक्ट एक समुद्री मार्ग से जोड़ सकते हैं माल भेजने के लिए, है ना। पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, सितवे पोर्ट से जोड़ा जा रहा है, लेकिन माल तो वहां पर कोलकाता से आएगा। तो पूर्वोत्तर भारत को पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, पोर्ट की कनेक्टिविटी दी जा सकती है, माल को जल्दी सप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो चिकन नेक का एरिया है, अभी हमने देखा इस एरिया में जो थ्रेट बना हुआ है बांग्लादेश की, भैया हम चिकन नेक को इंडिया से तोड़ देंगे और पूर्वोत्तर भारत को खत्म कर देंगे, इस थ्रेट को भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से हम बांग्लादेश को आराम से घेर सकते हैं, है ना। तो इसका एक अगर हम देखें तो एक स्ट्रेटेजिक पार्ट भी है कालादान प्रोजेक्ट का। नॉर्थ ईस्ट में मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाने में भी हमको मदद मिलेगी, काफी मदद मिलेगी। मिजोरम की कैपिटल आइजोल और कोलकाता पोर्ट की दूरी कम की जा सकती है, चिकन नेक को बचाया जा सकता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है चिकन नेक के उस एरिया को पश्चिम बंगाल में, है ना। तो बहुत सारे फायदे हैं। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मिजोरम का जो आइजोल है और कोलकाता है, इनके बीच की दूरी 700 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। 2027 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और यहां से ट्रेड शुरू हो जाएगा।
ऑफर ऑफ द डे आप सभी को बता देता हूं, आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2025 की टेस्ट सीरीज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। 50 मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे, स्पेशली एसएससी सीजीएल को एनालिसिस करके पूरे मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। काफी अफोर्डेबल प्राइस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट है, आप इसे लगाइए, एग्जाम के पहले आपके लिए बहुत ही काम आएगा एग्जाम को हैंडल करने में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस मॉक टेस्ट की लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं इजीली। कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आगे चलिए, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को एक और नागरिक सम्मान मिला है। अब देखिए लगातार मिल रहे हैं, पर हमको डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये जो नागरिक सम्मान है भारत के पीएम को, ये पूछे जाएंगे, तो डिस्कस करना पड़ेगा। देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया? तो यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत के पीएम को हाल ही में दिया गया, यह दिया है ब्राजील ने। भारत के पीएम ब्राजील की यात्रा पर थे। ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लुला डे सिल्वा, इन्होंने भारत के पीएम को अपने यहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। हालांकि देखिए ये गैर नागरिकों को दिया जाता है, जो ब्राजील के नहीं है ना, उसके बाहर के ऐसे लोगों को दिया जाता है, गैर नागरिकों को, जो ब्राजील के नागरिकता नहीं है जिनके पास, तो ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो भारत के पीएम को, नरेंद्र मोदी को, ब्राजील के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से हाल ही में सम्मानित किया गया। आंसर ले लिया है क्या हमने? ठीक है, आंसर हो गया ब्राजील। भारत और ब्राजील के मध्य में रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए भारत के पीएम को यह सम्मान दिया गया। भारत ने 2030 तक ब्राजील के साथ जो ट्रेड है ना, उसको $20 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जो कि बहुत ज्यादा है वर्तमान के मुकाबले। और इसके पहले अभी पीएम नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना के ब्यूनस ऑनर्स में भी एक अवार्ड दिया गया था, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस ऑयर्स, ये भी दिया गया भारत के पीएम को। अब ब्राजील ने दिया है, जब पूरे हो जाएंगे एक साथ इकट्ठे, तब हम एक बार फिर से सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने पूरे इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, तो आज हमने केवल ब्राजील और अर्जेंटीना की बात की है। विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, इसमें इंडिया ने टोटल 588 मेडल अपने नाम किए। ये जो गेम्स है ना, जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया है यूएसए में। यूएसए का एक प्रांत है अलाबामा क्षेत्र, यूएसए का क्षेत्र है। यहां पर वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 का जो 21th एडिशन है वो आयोजित किया गया। आपको पता है पूरे वर्ल्ड की जो पुलिस में लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, और जो फायर पुलिस से मतलब जो आग बुझाती है ना, अग्निशमन, इन क्षेत्रों में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में। 2025 में 21वां एडिशन आयोजित किया गया। कैलिफोर्निया पुलिस एथलेटिक फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। भारत ने 588 मेडल अपने नाम किए और मेडल टेली में 3rd प्लेस पर रहा है इंडिया। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि 2029 में जब गेम्स के 23वें एडिशन का आयोजन किया जाएगा, तब इसका आयोजन इंडिया में होगा, गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। पर अभी तो यूएसए में हुआ है, तो हम उसी की बात कर लें। मेडल टेली में पहले स्थान पर यूएसए ही रहा, 1354 मेडल इसने जीते। ब्राजील दूसरे नंबर पर 743 मेडल और इंडिया तीसरे नंबर पर 588 मेडल के साथ। इसमें से 280 गोल्ड हैं, 178 सिल्वर हैं और 130 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। एक इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के नाम से। कैलिफोर्निया पुलिस एथलीट फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 70 देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें 60 से ज्यादा गेम्स खेले जाते हैं। 2 साल में एक बार होता है। 2025 में हो गया 21वां एडिशन, 2027 में होगा 22वां एडिशन और 2029 में जो 23वां एडिशन होगा वो गुजरात के अहमदाबाद में होगा। सबसे पहली बार इनकी शुरुआत की गई थी 1985 में। लास्ट एडिशन 2023 में हुआ था। विनिपेग कनाडा का शहर है यहां पर। 2025 कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025, इसकी मेजबानी करने वाला है इंडोनेशिया इस साल।
इंडोनेशिया में यह आयोजन किया जाएगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो जिम्नास्टिक का बहुत ही फेमस फॉर्म है, बहुत ही पॉपुलर प्रकार है, जिसमें जो जिम्नास्ट होते हैं ना वो किसी टूल का यूज करके जिम्नास्टिक करते हैं। कोई भी टूल, जैसे यहां पर देखिए एक रिंग लेके जिम्नास्ट किया जा रहा है, कुछ बेस लेकर किसी भी चीज का यूज करके, है ना, कोई वायर हो, कोई लटकने की चीज हो, तो इस तरीके से इस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। इस साल ये अक्टूबर मंथ में आयोजन किया जाएगा, 19 से लेकर 25 तक, जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया इस इवेंट को पहली बार ही होस्ट कर रहा है इस साल, ठीक है। तो आयोजन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, लगभग हर 2 साल में होता है। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, जिसकी शुरुआत 1903 में की गई थी पहली बार। विमेंस का बाद में शुरू हुआ, लेकिन अब ये दोनों साथ में ही आयोजित किए जाते हैं, तो 1903 में शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन आयोजन करवाता है। तो इसकी बात करें, पूरे वर्ल्ड में जिम्नास्टिक के लिए नियम बनाने वाली, गवर्न करने वाली इंटरनेशनल बॉडी है। 1881 में इसकी स्थापना की गई थी और इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में देखने को मिलता है। तो आयोजन कहां होगा इस साल? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का इंडोनेशिया के जकार्ता में अक्टूबर मंथ में। आगे चलें, 11वें इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो 11वां इंडिया मक्का शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में। आंसर हो जाता है आंसर डी, नई दिल्ली में आयोजन किया गया। और ऑब्वियस सी बात है, मक्का के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मक्का सेक्टर को बढ़ावा देना, मक्का है ना, कॉर्न भी बोलते हैं इसको। तो 11वां इंडिया मेज समिट, मक्का कॉर्न मेज आप जो बोल लें, 7 जुलाई को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। समिट का इनॉग्रेशन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया, ठीक है। 2 संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन करवाया, फिक्की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो कि मक्के पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर भारत में जो मेज रिवॉल्यूशन है उसके लक्ष्य भी रखे हैं, मक्का क्रांति के। 2047 तक भारत में मक्के का प्रोडक्शन 86 मिलियन टन तक करने का लक्ष्य रखा है शिवराज सिंह चौहान ने। इसके अलावा भारत ने 2 दशक में जो मक्का कल्टीवेशन है उसमें 300% की ग्रोथ हासिल की है, और इसे ही कहा गया है मक्का क्रांति भारत में। 1990 में भारत 10 मिलियन टन मक्के का प्रोडक्शन करता था, जो अब बढ़ के हो गया है 42.3 मिलियन टन। इतना डेटा वैसे मक्के से रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप तो 11th इंडिया मेज समिट या मक्का समिट को याद रखिए। आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च की बात करें तो मक्के पर रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाली यह संस्था है। 2014 में स्थापना की गई थी, पंजाब के लुधियाना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। स्वदेशी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जिसका अभी परीक्षण किया गया, किसने इसे विकसित किया है? तो ऐसे जो रक्षा क्षेत्र के उत्पाद होते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में उसे डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया जाता है, इंडियन नेवी और आर्मी के लिए। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इसने स्वदेशी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का हाल ही में विकसित किया, जिसको इंडियन नेवी ने टेस्ट किया है। इंडियन नेवी ने आईएनएस कावारत्ती, जो कि हमारा युद्धपोत है, इससे 17 ऐसे रॉकेट का परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। डीआरडीओ ने इसका विकास किया है। देखिए, एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम है, एक तो शॉर्ट रेंज मतलब युद्धपोत के पास में हो एसी सबमरीन, और एक लॉन्ग रेंज। इन दोनों ही सबमरीन को इजीली टारगेट करके उन्हें नष्ट किया जा सकता है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम के माध्यम से। तो डीआरडीओ ने इसका विकास किया और इंडियन नेवी ने हाल ही में से टेस्ट किया है। डीआरडीओ के बारे में वैसे हम काफी बार पढ़ चुके हैं। भारत का एक रक्षा उत्पाद बनाने वाला संस्थान है, भारतीय गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1958 में स्थापना की गई थी। समीर वी कामत इसके चेयरमैन के पद पर हैं वर्तमान में। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां मेंबर कौन सा देश बनेगा? तो 1 जनवरी 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर 1 तारीख से
यूरोजोन का 21वां मेंबर बनेगा यूरोप का देश बुल्गारिया। देखिए यूरोजोन क्या होता है, यूरोपीय संघ के ऐसे देश, ऐसी कंट्रीज जो कि करेंसी के रूप में यूरो का यूज करती है ऑफिशियली, वो होता है यूरोजोन, है ना। यूरोपीय यूनियन में वैसे तो 27 देश हैं, लेकिन सारे यूरो का यूज नहीं करते। 21वां देश अब बनेगा जो यूरो का यूज करेगा ऑफिशियली, ये बना है बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 से ये यूरोजोन में शामिल हो जाएगा। इसने ऑफिशियली करेंसी के रूप में यूरो को अपनाने की घोषणा की है। तो यूरोपीय यूनियन में 27 मेंबर है, पर यूरोजोन में 21 मेंबर है, 21वां बनेगा बुल्गारिया। फॉर्मेशन हुआ था यूरोजोन का 1 जनवरी 1999 में। तब से यूरोपीय यूनियन के ऐसे देश जो कि यूरो का यूज कर रहे, उनको कहा जाता है यूरोजोन। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक संघ है, यूरोप के 27 देश इसके मेंबर है। दुनिया की 5.5% पॉपुलेशन यूरोपीय संघ के देशों में आती है, लेकिन इनका जीडीपी में अगर योगदान देखें ना, वर्ल्ड की जीडीपी में, तो 14 से 17% तक देखने को मिलता है। यूरोपीय यूनियन का फॉर्मेशन 1993 में किया गया था। ट्रीटी ऑफ मास्टरिच एक ट्रीटी है, एक ये पूछा जा सकता है, ट्रीटी ऑफ मास्टरिच के माध्यम से 1993 में बना था यूरोपीय यूनियन। इसका सबसे बड़ा देश है यूरोपीय यूनियन का जर्मनी। सबसे नया जो जुड़ा है यूरोपीय यूनियन में वो क्रोएशिया था, 1 जुलाई 2013, 27 मेंबर है। वैसे इंग्लैंड भी, यूनाइटेड किंगडम भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर था, लेकिन 2020 में ये यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया था, और उसके बाद फिर अब 27 मेंबर ही बचे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 10 जुलाई के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस कर लिए, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, दानस नामक चक्रवात से ने किस देश को प्रभावित किया है, तो इसने प्रभावित किया है ताइवान और फिलीपींस को। टोकरा द्वीप जो कि हाल ही में 1000 से ज्यादा भूकंपीय झटकों के कारण चर्चा में रहा, कहां पर है, यह देखने को मिलेगा जापान में, पैसिफिक ओशियन में। पीएम मोदी को की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स अवार्ड किस देश द्वारा प्रदान किया गया, अभी हमने बात की, अर्जेंटीना ने यह अवार्ड भारत के पीएम को दिया है। तपेदिक से मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन, यह बना है तमिलनाडु राज्य। खबरों में रही सीन नदी जिसे 100 साल के बाद फिर से तैराकी के लिए खोला गया, यह देखने को मिलेगी फ्रांस में। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया 3I एटलस क्या है, तो तीसरा अंतर तारकी पिंड है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चेहरे की पहचान करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना, यह बना हिमाचल प्रदेश राज्य। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कहां से शुरू की गई, तो राजस्थान सरकार ने इसे शुरू किया है। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं, तो यह है संजोग गुप्ता। और 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा कजाकिस्तान के शाम कैंट में। ठीक है, ये कल के सेशन के हमारे करंट अफेयर हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव। किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो कोर्टिसोल हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है धर्मपाल को। ये तीनों हो गए हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का, देख लेते हैं क्या क्या है, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। भारत छोड़ो आंदोलन, सिंपल क्वेश्चन है, किस वर्ष से शुरू हुआ था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, यह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, नोट कीजिए पॉज करके क्वेश्चन और कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, आई होप सेशन पसंद आया होगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।